Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our 8th lecture and we are going to study polynomial regression and normal equation method. Okay, let's start the lecture. Okay, here you can see the lecture headlines. आज के लेक्चर में हम सबसे पहले polynomial regression पे बात करेंगे जी. देखेंगे कि how it is different from multiple regression, linear regression जो हम last time पढ़ी थी हमने. And then we will talk about the normal equation method कि कैसे हम इस मेथड के ज़रिए भी ट्रेनिंग कर सकते हैं या अपने मॉडल को हम फिट कर सकते हैं डेटा के ऊपर. ये समझ लें कि ये हमारे पास एक सेकंड अप्रोच है अदर दैन द कन्वेंशनल ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम. ओके जी, सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जानने के लिए कि बेसिकली क्यों पॉलिनोमियल रिग्रेशन की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, हम एक सिंपल सा यहाँ पे सिनेरियो देखेंगे. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मली हम वापस उसी एग्जांपल पे अगर आएँ तो हम हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो हमने देखा था कि घर की जो प्राइस है वो कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें साइज़ ऑफ द हाउस था, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स थे, इस तरह के कई फीचर्स थे. तो अगर हम साइज़ की बात करें तो एक्चुअली बेसिकली साइज़ आगे फर्दर दो उसके अंदर कह लें कि पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं या दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. एक उसकी लेंथ, उस घर की लेंथ कितनी है या समझ लें उसकी डेप्थ कितनी है, और उसका फ्रंट कितना है. क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि नॉर्मली जिन घरों का फ्रंट ज़्यादा होता है उनकी प्राइस कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है. बेशक किसी दूसरे घर का साइज़ दो घरों का एक जैसे ही क्यों ना हो, लेकिन जिसका फ्रंट ज़्यादा है अमूमन उसकी प्राइस ज़्यादा होती है. तो इस वजह से वैसे तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाके बात करें तो फिर हमें साइज़ की बजाय दो डिफरेंट फीचर्स लेने चाहिए कि कितनी लेंथ है, डेप्थ कितनी है उस घर की, और उसका फ्रंट जो है वो कितना ज़्यादा है. बेसिकली ये दो पैरामीटर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमें. और अगर हम ऐसा करें तो हमारा जो हाइपोथेसिस बनेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर इन दिस केस हमारा जो हाइपोथेसिस है वो कह लें कि उसमें दो फीचर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो कुछ यूँ होगा. ठीक है जी, ये हमारा हाइपोथेसिस की न्यू फॉर्म होगी जिसमें अब दो फीचर्स इन्वॉल्व हैं. लेकिन चूँकि हम दोनों को मिलाकर अगर बात कर रहे हैं तो फिर हम साइज़ को भी हम इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं. यानी here you can see कि फ्रंट से क्या मुराद है और डेप्थ से क्या मुराद है. तो नॉर्मली फ्रंट जो है ओके. तो अब ये तो पुराना हाइपोथेसिस है जो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर देखा था कि अगर हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम इसे टू फीचर की बजाय वन फीचर प्रॉब्लम बना देते हैं, तो फिर फ्रंट और डेप्थ को मल्टीप्लाई करके हम एरिया कंप्यूट कर सकते हैं. आप जानते हैं कि अगर हमें किसी भी एक रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालना है तो हम उसकी लेंथ और विड्थ या डेप्थ और फ्रंट इन दिस केस हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका एरिया मिल जाएगा. तो अगर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाले केस की तरफ जाएं तो वहाँ पे हम एरिया को यूज़ कर रहे थे. लेकिन अगर हम थोड़ा सा रियलिस्टिक हों, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर प्रेडिक्शन की तरफ जाएं तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली एरिया जो है वो दो डिफरेंट और फैक्टर्स से जो कंप्यूट हो रहा है वो दोनों अपनी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है. तो फिर हमारा हाइपोथेसिस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे क्योंकि दो फीचर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे. ओके, इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड फीचर. अब हमने क्या किया कि हम एक्चुअली हमारे पास ये दो फीचर्स थे, घर की एक्चुअल प्राइस इन दो फीचर्स पर, डेप्थ और फ्रंटेज पर, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली इन दोनों से एक दूसरे दोनों पर डिपेंड कर रही थी. लेकिन अब अगर हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, हम वो डेप्थ और लेंथ को, डेप्थ और फ्रंट को मल्टीप्लाई करके एक फ़ीचर बना लेते हैं, तो हम कहेंगे कि अब हम इस पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे. लेकिन अब इट इज़ क्वाइट पॉसिबल
कि ये रिलेशनशिप लीनियर ना रहे, क्योंकि अगर हम कुछ घरों का डेटा कलेक्ट करें और जब हम उसे प्लॉट करके देखें तो हमें जो रिलेशनशिप देखने को मिले वो रिलेशनशिप ऐसा ना हो, या वो जो डेटा है वो कुछ इस तरह से प्लॉट ना हो रहा हो कि उस पर एक लाइन फिट हो सकती हो। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि अगर आप फ्रंट को देखें घर के तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है डेप्थ की निस्बत। और अगर आपके पास दो घर ऐसे हैं जिनका साइज़ तो सेम है, फ्रंट इनटू डेप्थ तो दोनों की एक जैसी है, लेकिन फ्रंट एक घर का ज़्यादा है, डेप्थ कम है, दूसरे घर की डेप्थ ज़्यादा है, फ्रंट कम है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कि वो जो जिसका फ्रंट ज़्यादा है उस घर की प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम बहुत सारे मल्टीपल हाउसेस की प्राइसेस कलेक्ट करें और उनको उनके फ्रंट और डेप्थ दो फीचर्स लेने की बजाय जस्ट साइज़ पर रिलाई करें और अपना डेटा सेट कंस्ट्रक्ट करें, तो फिर उस डेटा सेट को प्लॉट करने पे ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हमें एक लीनियर रिलेशनशिप ना मिल रहा हो। क्योंकि क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सपोज़ आप देखें कि ये एक ऐसा घर है जी जिसका एरिया, सपोज़ यहाँ पे जो एरिया है मैं लिख देता हूँ कि इसका जो एरिया है लेट्स से वो है 1000 स्क्वायर फीट सपोज़। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इससे ऊपर देखता हूँ तो यहाँ पे ये माइनर सा डिफरेंस है, या मे बी मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जी मेरे पास यहाँ पे एक और ऐसा डेटा पॉइंट आ जाता है, सपोज़ यहाँ पे एक और डेटा पॉइंट आ जाता है। तो अगर मैं इस डेटा पॉइंट की अगर बात करता हूँ तो इसका भी जो एरिया है वो भी तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की प्राइसेस देखूं तो इस घर की जो प्राइस है और इस घर की जो प्राइस है, देयर इज़ अ ह्यूज गैप और डिफरेंस। मे बी कि यहाँ पे प्राइस कुछ और हो, सपोज़ 1 2 3 4 लेट्स से कि $4.9 या $900,000 या कुछ भी आप इसकी वैल्यू रख लें, जबकि यहाँ पे ये तकरीबन 6 पॉइंट, यहाँ पे तकरीबन $3,000 प्राइस आ रही है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, जबकि घरों का साइज़ एक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इसका मतलब एरिया जो है शायद हम उसको उसके अंदर जो डेप्थ है और जो फ्रंट है उन दोनों के की डिफरेंस की वजह से ये इम्पेक्ट आ रहा है। मे बी के ये जो ऊपर वाला घर है इसके अंदर फ्रंट बहुत ज़्यादा हो। अगर मैं बाकी सारे फीचर्स इग्नोर करके बात करूँ, मैं समझूं कि नंबर ऑफ़ स्टोरीज़, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल हम एक लम्हे के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि इनका कोई किरदार नहीं है, इन पर डिपेंड नहीं कर रही प्राइस। तो फिर हम ये कहेंगे कि अगर एरिया की वजह से इस तरह का डेटा आ रहा है हमारे पास, तो शायद एरिया जो है वो वेल एलेबोरेटेड नहीं है। और उसकी वजह यह है कि उसके अंदर जो फ्रंट है उसकी इम्पोर्टेंस चूँकि ज़्यादा है, तो शायद ये ऊपर वाला जो एक घर है इसमें फ़्रंट ज़्यादा होगा और ये जो सेकंड हाउस है इसके अंदर फ्रंट कम होगा। एनीवेज़, इससे हमें एक चीज़ तो पता चल रही है कि बाज़-औक़ात हमारा जो डेटा है वो कुछ ऐसी फॉर्म में आ सकता है कि अगर हम उसके ऊपर एक स्ट्रेट लीनियर लाइन फिट करने की कोशिश करें तो शायद वो कोई इतनी अच्छी रिज़ल्ट हमें नहीं देगा। उससे ज़्यादा बेटर ये होगा कि हम उसके ऊपर कोई यू कैन से कि हम कोई कर्व फिट करके देखें लाइक दिस। तो अगर हम इस पर कर्व फिट करें तो ज़्यादा डेटा पॉइंट्स को के करीब से या उनके अंदर से पास होगी वो कर्व, तो एरर ज़्यादा कम होगा और ज़्यादा बेटर। ओके जी, तो शुड वी फिट लीनियर मॉडल ऑन सच डेटा, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने पिछली स्लाइड पर रेज़ किया कि अगर आप पहली एग्जांपल देखें, फर्स्ट वन ये वाली, तो इसमें अगर हम लाइन फिट कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला मॉडल फिट कर रहे हैं जो कि सिंपल एक लाइन फिट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बेटर हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सारा पोर्शन, इसको लाइन जो है बहुत दूर से गुज़र रही है,
जो कि एक्चुअली ज़्यादा डेंस एरिया है यहाँ पे, तो इस वजह से हमें कुछ बेटर रिज़ल्ट्स, हमारी प्रेडिक्शंस को अच्छी नहीं आएंगी। क्योंकि अगर सपोज़ मेरा एक घर की प्राइस यहाँ पे, एक घर का एरिया यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं इस मॉडल से कहूँगा कि मुझे उसकी प्राइस प्रेडिक्ट करके बताए, तो ये यहाँ पे जो प्राइस होगी, इस प्राइस को ये हमें प्रेडिक्ट करके बता देगा कि जी यहाँ पे क्या प्राइस है। जबकि एक्चुअली शायद अगर हम इसे ज़्यादा कह लें कि एक बेहतर मॉडल यूज़ करते, कोई कर्व यूज़ कर रहे होते, तो शायद हमें तकरीबन यहाँ से गुज़रनी चाहिए थी कर्व, या यहाँ से मॉडल गुज़रना चाहिए था कुछ इस तरह से। तो यहाँ से मॉडल गुज़रता तो ये जो प्राइस आती, ये हमारी ज़्यादा बेटर प्राइस होती अगर हम नॉन लीनियर मॉडल इस पे फिट करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी सेकंड एग्जांपल में इस जगह पे कि अब अगर आप इसमें देखें तो अब हमने लाइन की बजाय एक कर्व फिट की है। ठीक है जी, ये कर्व आप देख सकते हैं कि शुरू में सॉलिड है और यहाँ पे ये डॉटेड इसलिए दिखाई गई है कि अगर ये कर्व आगे कंटिन्यू रहेगी तो ये कर्व जो है ये डाउनवर्ड मूव करेगी, क्योंकि हम ये जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक मॉडल यानी जिसमें आपके जो हायर जो लीडिंग टर्म है उसकी डिग्री 2 होती है, तो इसमें हमें एक पैराबोला टाइप शेप मिलती है। इस वजह से यू शेप्ड कर्व मिलती है, तो डेफिनेटली ये कभी ना कभी इस तरफ डाउन मूव करेगी। जबकि तीसरा हमने जो मॉडल फिट किया है ये क्यूबिक मॉडल है जी। क्यूबिक में आपको पता है, मैंने बताया था रिव्यू जब मैंने करने के लिए आपसे कहा था इक्वेशंस का, कि इसके अंदर इसमें हमारी जो शेप बनती है, ये ग्रीन कलर की आप लाइन देख सकते हैं, कर्व देख सकते हैं कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ, यानी यहाँ से ये ऊपर मूव करते करते उसके बाद इसने एक और टर्न लेना है और ये फिर एक और डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अगर इस पर्टिकुलर कर्व को देखें तो ये हमें बता रही है कि शायद इस डेटा पर तो ये फिटेड नज़र आ रही है, लेकिन आगे अगर डेटा का ट्रेंड जो है वो इस तरफ ही जाता रहेगा तो इस कर्व का रुख जो है ये किसी और ऊपर वाली डायरेक्शन में अगर हो गया तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट नहीं कर पाएगी, या उनमें ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट नहीं हो पाएगी अगर कुछ टेस्ट डेटा कल को जिस पर हमने चेक करना होता है वो यहाँ पे जनरेट होता है। तो एनीवेज़ इस पे अभी फ़िलहाल बात हम नहीं कर रहे, लेकिन हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि लीनियर से बेटर हमें नज़र आ रही है यहाँ पे कर्व फिट करना, चाहे वो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अलबत्ता क्वाड्रेटिक कर्व ये कह रही है, क्वाड्रेटिक कर्व का प्रिंसिपल ये है कि इसने डाउनवर्ड मूव करेगी कहीं ना कहीं से आगे, और क्यूबिक कर्व जो है वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से अपवर्ड मूव करेगी। तो द ट्रेंड इन डेटा shows that no model is looking perfect for this data because quadratic curve will ultimately turn down and cubic curve will ultimately turn up. A better solution is discussed on next slide. तो बहरहाल ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर कौन सा मॉडल जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा और हम उसे यूज़ करें। फ़िलहाल हमने 3 डिफरेंट मॉडल्स देखे कि अगर हम एक लाइन फ़िट कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर किस तरह का होगा, अगर हम क्वाड्रेटिक मॉडल फ़िट कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर किस तरह का होगा, और अगर हम एक क्यूबिक मॉडल फ़िट कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर किस तरह का होगा। तो अगली स्लाइड पर देखते हैं जी कि फिर इसका बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है। ओके, here you can see the equation of quadratic model, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक मॉडल अब कैसे डिफरेंट है फ्रॉम सिंपल लीनियर मॉडल। कि आप देखें कि ये जो x फीचर है, x हमारे पास x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है जी एरिया को, ये आप याद रखें। तो फिर मैं उसी एरिया का स्क्वायर लेके एक सेकंड फीचर बना रहा हूँ। यूँ समझ लें कि आपको पता है कि जब आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें हायर डिग्री टर्म जो है उसकी पावर 2 होती है, तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक टर्म मुझे इसमें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। तो उसके साथ जो पैरामीटर यूज़ होगा वो डेफिनेटली हम θ2 यूज़ करेंगे। ये आपको जो मैंने जो शुरू में एक रिव्यू करने के लिए कहा था इक्वेशंस का, वहाँ से भी आपको ये चीज़ मिलेगी। और अगर आप क्यूबिक मॉडल को देखें
तो इसमें आप देखें कि मेरे पास बेसिकली थीटा ज़ीरो, थीटा वन, थीटा टू एंड थीटा थ्री, चार थीटाज अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने 3 डिग्री मॉडल फिट करना है। तो उसके लिए पहले थीटा के साथ यानी थीटा वन के साथ हम एरिया को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थीटा टू के साथ हम एरिया का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और थीटा थ्री के साथ हम एरिया का क्यूब लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली न्यू फॉर्म ऑफ द हाइपोथेसिस। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा एक आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चेंज की है। अब हमने एक न्यू यहाँ पे मॉडल भी डिस्कस करेंगे, स्क्वायर रूट मॉडल, जो हम देखेंगे कि परफेक्ट होगा फॉर दिस डेटा। ओके, यहाँ देखिए कि अगर हम क्वाड्रेटिक मॉडल फिट करते हैं तो जहाँ तक डेटा है वहाँ तक तो हमें ये बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है कि ये बहुत अच्छे से फिट हो रहा है। लेकिन क्वाड्रेटिक मॉडल का ये है कि अगर कल को कोई टेस्ट डेटा यहाँ जनरेट होता है या यहाँ जनरेट होता है, तो इस मॉडल का ट्रेंड जो है ये नीचे डाउनवर्ड जो है ये हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। तो शायद यहाँ जो पॉइंट्स हैं इस जगह पे या इससे आगे, उनके लिए कोई इतनी अच्छी प्रेडिक्शन हमें ना मिले। इसी तरह से अगर आप क्यूबिक मॉडल की बात करते हैं तो क्यूबिक मॉडल में आपकी जो जो मॉडल है उसका ट्रेंड जो है वो अपवर्ड हो जाएगा आफ्टर सम पॉइंट्स। और अगर ये डेटा पॉइंट्स या डेटा का ट्रेंड जो है वो इसी तरह से आगे चलता रहता है या टेस्ट डेटा हमें आगे यहाँ पे कुछ मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये लाइन ऊपर की तरफ मूव करनी शुरू कर देगी तो यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो प्रेडिक्शन है वो प्रेडिक्शन अच्छी नहीं रहेगी फॉर दीज टेस्ट डेटा पॉइंट्स। ठीक है जी, तो क्यूबिक मॉडल जो है वो भी हमें यहाँ पे परफेक्ट नहीं नज़र आ रहा। अलबत्ता अगर आप स्क्वायर रूट मॉडल अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट मॉडल इसके अंदर फिट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन बेसिकली इसी तरह से इसके अंदर यही ट्रेंड रहेगा। और अगर आप इसे आगे भी कंटिन्यू करें तो ये इसी तरह से इसमें स्ट्रेट रहेगी। और अगर डेटा पॉइंट्स इस तरह से कुछ आगे भी आते हैं जो टेस्ट डेटा के अंदर हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी प्रेडिक्शन उस पर सही आएगी एज़ कम्पेयर टू क्वाड्रेटिक मॉडल एंड क्यूबिक मॉडल। तो यहाँ हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट मॉडल इज़ लुकिंग परफेक्ट फॉर द गिवन डेटा। ऑल अबव मॉडल्स आर पॉलिनोमियल मॉडल्स, पहली बात तो ये, एंड नॉन लीनियर। और ये नॉन लीनियर हैं क्योंकि इसके अंदर हम हायर डिग्री टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। फिटिंग अ पॉलिनोमियल मॉडल इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल रिग्रेशन। यहाँ से वर्ड आएगा जी पॉलिनोमियल रिग्रेशन, कि अगर आप एक पॉलिनोमियल मॉडल फिट कर रहे हैं, अगर आप एक कर्व फिट कर रहे हैं, तो फिर हम उसको पॉलिनोमियल रिग्रेशन का नाम देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि द रिग्रेशन स्टिल कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन बिकॉज द मॉडल इज़ स्टिल लीनियर विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप अभी भी इस मॉडल को, सपोज़ मैं अगर इस बात करूं कि सपोज़ मैं अगर बात करूं इस हाइपोथेसिस की, तो ये एक क्वाड्रेटिक मॉडल फिट कर रहा है। ये हाइपोथेसिस देखने में ये एक नॉन लीनियर मॉडल लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे विद रिस्पेक्ट टू साइज़, इसमें बेसिकली दो कह लें कि हमारे पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं, या दो तरह के आपको वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, थीटास एंड साइज़। अगर आप साइज़, वेरिएबल साइज़ के विद रिस्पेक्ट देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक मॉडल है। लेकिन अगर आप साइज़ को या साइज़ स्क्वायर को कांस्टेंट से ज़्यूम करें और इन थीटास को पैरामीटर एज्यूम करें, थीटा ज़ीरो, थीटा वन, थीटा टू, तो आप देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू थीटास हमारा ये जो मॉडल है ये लीनियर है, क्योंकि कहीं भी हम थीटास को स्क्वायर्ड फॉर्म में, क्यूबिक फॉर्म में या किसी हायर डिग्री नॉन पॉलिनोमियल फॉर्म में यूज़ नहीं कर रहे, सॉरी पॉलिनोमियल फॉर्म में हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि हमारा ये जो मॉडल है ये अभी भी लीनियर है, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट थीटास यानी विद रिस्पेक्ट टू थीटास दिस मॉडल इज़ स्टिल लीनियर। इस पे अभी हम बात आगे जाके स्लाइड्स में करेंगे भी
कि साइज़ और साइज़ स्क्वायर को फिर इसमें हम किस तरह से डील कर रहे होते हैं। तो आगे मूव करते हैं जी। सिमिलरली यू कैन सी द अदर टू मॉडल्स। अगर आप क्यूबिक मॉडल को देखें तो इसमें आपके पास बेसिकली 4 थीटाज हैं, थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3। और थीटास के विद रिस्पेक्ट दिस मॉडल इज स्टिल लीनियर। कहीं पे थीटा का कोई हम पावर नहीं ले रहे, कोई उसकी स्क्वायर रूट नहीं ले रहे। और जबकि साइज़ के विद रिस्पेक्ट हम बात नहीं कर रहे कि साइज़ बेशक इसमें हायर डिग्रीज में जा रहा है, लेकिन हम इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे ये हम आगे देखते हैं। सिमिलरली अगर आप तीसरा मॉडल देखें, जैसे मैं स्क्वायर रूट मॉडल कह रहा हूँ, तो इसमें ये भी एक कह लें कि लीनियर मॉडल ही कहलाएगा अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटास बात कर रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो थीटा है वो साइज़ से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो सेकंड थीटा है थीटा 2 वो स्क्वायर रूट ऑफ साइज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी वजह से हमारी जो कर्व है वो यहाँ से जो डाउनवर्ड या अपवर्ड मूव नहीं करेगी, स्टेबल होगी। ओके, पॉलिनोमियल रिग्रेशन की अब एक सिंपल सी आप कह लें कि आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल आ गई कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास जो डेटा सेट गिवन है वो ये है जी। इसमें आपके पास कुछ घरों के साइजेज़ हैं, सिंपल वही पुराना याद करते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो हमने शुरू में पढ़ी। उसमें घरों के कुछ साइजेज़ हैं और आगे हमारे पास उनकी प्राइसेस गिवन है। सपोज वी वांट टू फिट अ मॉडल फॉर अबव डेटा सेट बट वी नीड अ क्यूबिक कर्व इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हम एक क्यूबिक कर्व फिट करना चाह रहे हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन फिट नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम इसको रखना भी क्या चाह रहे हैं, हम इसको लीनियर रिग्रेशन ही कहना चाह रहे हैं। हम इसको अभी भी लीनियर रिग्रेशन ही कहेंगे। क्यों कहेंगे वो इसका जवाब आप इसी स्लाइड पर देख सकते हैं। हम करेंगे ये कि इस 1 फीचर डेटा को हम 3 फीचर डेटा में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, यानी एक फीचर वाले डेटा से हम 3 फीचर्स वाला डेटा बना देंगे। अब कैसे बनाएंगे? अब देखिए, पहला फीचर तो वही रहेगा जो एज इट इज़ यहाँ पे था। यहाँ पे 5 था, इधर 5 रहेगा। सेकंड सैम्पल 3 था, इधर 3 रहेगा। थर्ड सैम्पल 7 था, इधर 7 रहेगा। फोर्थ सैम्पल 4 था, इधर भी 4 ही रहेगा। इसमें तो कोई चेंज नहीं आई। एक फीचर और बनाएंगे जिस फीचर को हम कहेंगे कि साइज़ स्क्वायर, कि जो वैल्यू साइज़ की थी उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। यानी यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगा। और इसी तरह से हम एक तीसरा फीचर कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको हम नाम दे देंगे साइज़ क्यूब का, कि हमारे पास अगर साइज़ 5 था तो उसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास 125 आएगा। अगर हम 3 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 27 आएगा। 7 का क्यूब लेंगे तो 344 आएगा, और 4 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। सिमिलरली जबकि प्राइस जो है ये आउटपुट कॉलम है जिसे हम वाई कहते हैं, ये एज इट इज़ रहेगा जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा सेट में है। अब आप क्या कह सकते हैं कि अब आप सिंपली कह सकते हैं जी कि ये मेरे पास अब एक फ़ीचर पर मुश्तमिल डेटा सेट नहीं है बल्कि 3 फीचर्स हैं। ये जो पहला फ़ीचर है इसका नाम है x1, ये जो दूसरा फ़ीचर है इसका नाम है x2, और ये जो तीसरा फ़ीचर है इसका नाम है जी x3। मेरे पास 3 फीचर्स हैं। और अब मैं जो अपना हाइपोथेसिस है अगर मैं उसको इन टर्म्स ऑफ x लिखूं तो मेरे पास यहाँ पे थीटा 0 आ गया, प्लस थीटा 1 इंटू यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ x1, प्लस थीटा 2 इंटू अगर इसकी जगह पे मैं लिख दूँ x2, और प्लस थीटा 3 इंटू इसकी जगह पे मैं लिख दूँ x3। तो अब आप अगर इस हाइपोथेसिस को देखें तो आप कहेंगे कि ये लीनियर हाइपोथेसिस है, क्योंकि हमने अपने बेसिकली डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म कर दिया है पीछे से, जिसके नतीजे में जब हम ये मॉडल फिट करेंगे तो बेसिकली हमें मिलेगी एक कर्व, लेकिन मॉडल इज़ स्टिल लीनियर बिकॉज यू कैन सी कि देयर इज़ नो एनी टर्म जिसे आप कहेंगे वो हायर डिग्री है। थीटा 0 प्लस थीटा 1 इंटू x1 प्लस थीटा 2 इंटू x2 प्लस थीटा 3 इंटू x3। ये हमें पता है कि जो x1 है वो एक्चुअली गिवन फीचर था डेटा सेट में, x2 जो है वो उस फीचर की स्क्वायर्ड फॉर्म है, और x3 जो है वो उस फीचर की क्यूबिक फॉर्म है।
लेकिन अगर आप इस हाइपोथेसिस को देखें तो दिस इज़ स्टिल लीनियर। अलबत्ता आप इसको जब फिट करेंगे मॉडल को, और जब आप इस मॉडल को फिट करने के बाद, अच्छा ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है अब क्वेश्चन ये होगा कि जी अगर मैं इस मॉडल को फिट करता हूँ तो बेसिकली अब हमारे पास हम इसे विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं सपोज़, क्योंकि इसमें तो अब हमारे पास 3 फीचर्स हैं, यानी 3 डिफरेंट हमारे पास फीचर्स हैं। तो अगर हमारे पास एक फ़ीचर होता था तो हम उसको यहाँ पे x कह देते थे, इधर हम उसे y कहते थे आउटपुट जो थी, और अपने डेटा पॉइंट्स यहाँ पे हम प्लॉट करके कहते थे कि जी ये हमारा डेटा सेट है। लेकिन अगर आपके पास ये 3 फीचर्स हैं तो 3 डायमेंशंस ये और चौथा डायमेंशन y, तो 4 डायमेंशनल स्पेस को तो हम प्लॉट नहीं कर सकेंगे हम उसमें। तो एक्चुअली हमें 4 डायमेंशनल स्पेस में जाना भी नहीं है। हमने जब ये मॉडल फिटिंग करनी है तब हम एक्चुअली इस 4 डायमेंशनल स्पेस में जा रहे हैं, या हम थीटास को उस तरह से ट्यून कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको विजुलाइज करना चाहते हैं तो फिर हम इसे 2 डायमेंशनल स्पेस में ही देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि हमारे पास जो एक सिंगल x डायमेंशन है उसे हम साइज़ कह रहे हैं, और हमारे डेटा सेट के अंदर यही एक वेरिएबल है जो कि हमें गिवन है जी, और दूसरी तरफ हमारे पास y है। तो एक्चुअली जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस में जब ये प्लॉट होगा तो ये आपको एक कर्व फॉर्म मिलेगी। तो ये एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक है कि देखने में जो मॉडल है एक कह लें कि मल्टीपल फीचर, मल्टीपल रिग्रेशन बन गई, मल्टीपल फीचर्स के साथ आप उसे फिट कर रहे होंगे, वो एक लीनियर मॉडल होगा। लेकिन जब आप उसे वापस ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे सिंगल फीचर्ड सेट के ऊपर, तो आपको अब वो फिटिंग जो है मॉडल की वो एक कर्व्ड फॉर्म में नज़र आएगी। तो यहाँ पे अब हम ये कह सकते हैं कि अच्छा बाकी कुछ क्वेश्चंस जो हैं कि जी अब हाइपोथेसिस किस तरह का होगा, तो वो बात कर चुके हैं हम कि हाइपोथेसिस जस्ट अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास स्क्वायर टर्म है, अगर आपने कोई क्यूबिक टर्म यूज़ करनी है, तो आपने जस्ट अपने फ़ीचर का स्क्वायर लेके डेटा सेट में ऐड कर देना है और उसे एक लैदा फ़ीचर के तौर पर ट्रीट करना है। अगर उसका आपने क्यूब लेना है तो क्यूब लेके एक नया कॉलम, एक नया फ़ीचर बना देना है और उसे एक अलहदा फ़ीचर के तौर पर ट्रीट करना है। बाकी आपका हाइपोथेसिस जितने फ़ीचर्स होंगे उस तरह से ही डिज़ाइन होगा जैसे मल्टीपल रिग्रेशन में हो रहा था। एरर फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी, वही रहेगा जो मल्टीपल रिग्रेशन में था, और आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी, वो भी उसी तरह से काम कर रहा होगा जैसे कि मल्टीपल रिग्रेशन में काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अगर आपने हायर डिग्री टर्म्स यूज़ करनी हैं अपने हाइपोथेसिस में ताकि आप एक नॉन लीनियर मॉडल फिट कर सकें, तो आपने डेटा सेट ट्रांसफॉर्म कर देना है। आपने डेटा सेट में हायर डिग्री कंप्यूट करके न्यू फीचर्स बना देने हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप उस पर फिटिंग उसी तरह से ही कर रहे होंगे जैसे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में कर रहे थे, लेकिन अब वो देखने में या वो जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो हमें नॉन लीनियर मॉडल्स हमें मिल रहे होंगे जी। अच्छा जी, देयर इज़ अनदर मेथड कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशन मेथड फॉर लीनियर रिग्रेशन के बेसिकली ये एक और टेक्निक है। इसके कुछ अपने फ़ायदे भी हैं, कुछ थोड़े बहुत नुकसानात भी हैं, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन ये बड़ा सिंपल है, इसमें हमें कोई लूप यूज़ नहीं करनी पड़ेगी जैसे ग्रेडियंट डिसेंट में करनी पड़ती थी कि एक लूप चलती थी, रैंडमली कहीं से मॉडल प्लॉट करते थे, रैंडम थीटास लेके हम मॉडल प्लॉट कर देते थे, फिर लूप चलती थी और वो थीटास बेहतर होना शुरू होते थे और मॉडल बेहतर होता था, फाइनली कन्वर्ज करता था, और जहाँ वो रुक जाता था, एरर मज़ीद कम होना बंद हो जाता था, वहाँ पे हम उसको स्टॉप करके उन थीटास को रिपोर्ट करते थे कि ये हमारे ट्यून्ड थीटास हैं या यहाँ पे इन थीटास के साथ मॉडल फिट हो रहा है। लेकिन इस मेथड में हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस हैं, बस कुछ इस तरह के मैट्रिक्स रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, वो जस्ट हम परफॉर्म करेंगे। तो बग़ैर किसी लूप में ट्रैप हुए, किसी लूप में से गुज़रे, हम वो मॉडल फिट कर लेंगे। ओके ओके, इसमें मैं इंट्यूशन थोड़ी सी डिस्कस करूँगा इस मेथड की, जबकि इसको डिराइव करने का बाकायदा पूरा एक मेथड है जिसके मैं आपके साथ हैंड आउट शेयर कर दूँगा, और आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट डिटेल। अलबत्ता ये है कि जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा वहाँ पे
हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे कि ये डिराइव कैसे होता है। अभी फ़िलहाल हम थोड़ी सी इंट्यूशन इसकी डिस्कस करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे। द गोल इन ग्रेडियंट डिसेंट इज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। आपको पता है कि ग्रेडियंट डिसेंट का गोल क्या होता है कि जो एरर फंक्शन है उसको मिनिमाइज़ करना, और एरर मिनिमम एरर ज़ीरो हो सकता है। हमें पता है कि एरर फंक्शन को डिज़ाइन इस तरह से हमने किया हुआ है स्क्वायर्ड फॉर्म में कि वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो किसी एरर फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है, वो जो एरर फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो ज़ीरो हो सकती है, ज़ीरो से मज़ीद कम नहीं हो सकती। तो गोल हमारा या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन ग्रेडियंट डिसेंट, वो होता है हमने कॉस्ट फंक्शन जे को मिनिमाइज़ करना है टू ज़ीरो, ज़ीरो तक लेके जाना है, आइडियली ज़ीरो तक लेके जाना है। जबकि हमें पता है कि आइडियली ज़ीरो तक तभी जा सकता है जब मॉडल हर डेटा पॉइंट के अंदर से पास हो, अदरवाइज़ वो कुछ ना कुछ ज़ीरो से ज़्यादा ही रहेगी उसकी वैल्यू। तो बिकॉज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जे कैन बी ज़ीरो इफ़ वी फॉलोइंग if we follow for every theta by keeping derivative of j equal to 0, then we will get the combination of thetas giving minimum cost। ये हमें पता है कि अगर ये देखें कि अगर मेरे पास ये एरर फंक्शन है, ये एरर फंक्शन है जी अगर मेरे पास, और इस एरर फंक्शन का आपको याद होगा कि हम क्या करते थे, हम डेरिवेटिव लेते थे और पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू थीटास। इस एरर फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू थीटास, जो कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू थीटा जे, और अगर हम उससे सेट कर दें इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी, अगर हम इसे इक्वल टू सेट करें ज़ीरो, डेरिवेटिव ले, और यानी जो भी डेरिवेटिव इसका आपको पता है कि आया था, ये टू से कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास आया था 1/m समेशन हाइपोथेसिस माइनस वाई इनटू एक्स जे, जो भी वो डेरिवेटिव था, और उसको आगे लिख दें इक्वल टू ज़ीरो, पहले थीटा के लिए, दूसरे थीटा के लिए, तीसरे थीटा के लिए, यानी सब थीटास के लिए ये काम हम करें, तो हमारे पास सेवरल इक्वेशंस आ जाएंगी, और फिर हम उन्हें इक्वेशन सॉल्विंग टेक्निक के ज़रिए सॉल्व कर लें और उसमें से फाइंड कर लें थीटास की वैल्यूज़, तो आप कहेंगे कि बग़ैर एक लूप में जाए हमें वो थीटास मिल जाएंगे जहाँ पे उनका डेरिवेटिव हमने इक्वल टू ज़ीरो रखा हुआ है। यानी मैं से थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मैंने जब थीटा ज़ीरो के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, तो मेरे पास डेरिवेटिव आया 1/m। ओके, लिखा थोड़ा मुश्किल जाएगा, मैं माउस से लिख रहा हूँ इसे, समेशन हाइपोथेसिस माइनस वाई इनटू एक्स ज़ीरो, ठीक है जी, इक्वल एक्स ज़ीरो आपको पता है हमने 1 पे रखा हुआ है, लेकिन सिमेट्री के लिए मैं लिख रहा हूँ इसे इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर कि मैं इसे ज़ीरो तक अप्रोच करना चाह रहा हूँ, ज़ीरो तक लेके जाना चाह रहा हूँ। इसी तरह से जब मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, तो मेरे पास आया 1/m समेशन h माइनस वाई इंटू x1 इक्वल टू, मैंने ज़ीरो के बराबर इसे भी रख दिया क्योंकि डेरिवेटिव मिनिमम हो सकता है ज़ीरो, तो मैं ज़ीरो तक लेके जा सकता हूँ, जहाँ पर मैं यानी मिनिमम वैल्यू उसकी ज़ीरो तक लेके जा सकता हूँ। सिमिलरली फॉर ऑल थीटाज आप ये काम करें, यानी अगर मैं बात करूँ थीटा n की, तो यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ ज़रब खाएगी वो xn होगा जी, xn इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मेरे पास ये मल्टीपल इक्वेशंस आ गई, अब मेरे पास n+1 इक्वेशंस आ गई। अगर मेरे पास आप देखें x0 से लेके xn तक, या थीटा ज़ीरो से लेके थीटा n तक टोटल मेरे पास थीटाज हैं, तो मेरे पास ये n+1 इक्वेशंस आ गई। अब इन मल्टीपल इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व कर लूँ और यहाँ से मैं थीटाज की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लूँ, तो मैं यानी अगर मैंने थीटाज के लिए सॉल्व कर लूँ, तो मैं फिर बग़ैर एक लूप में जाए थीटास की वो वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ जहाँ पे ये एरर मिनिमम होगा, जहाँ पे ग्लोबल मिनिमम जो है वो सिचुएटेड होगा। तो उसको कैसे करना है, ये इसे सॉल्व करने की आपको पता है मल्टीपल इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके कितने हैं। अलबत्ता मैं एक लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे इसका प्रूफ गिवन है, जहाँ पे बताया गया है कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसके अलावा मैं हैंड आउट अपने हाथ से लिखा हुआ भी एक शेयर कर दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करके
थीटास की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे बेस्ट। ओके, अब बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी वो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि अगर आप इस स्लाइड को देखें, यानी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन ये वाली होगी, ये इक्वेशन। ये जो थीटा है ये बेसिकली थीटा वेक्टर है, यानी ये ज़हन में रखें कि ये थीटा वेक्टर है। यानी इसके अंदर क्या होगा, इसमें कितने जवाब आ रहे होंगे, थीटा 0 की वैल्यू आ रही होगी, थीटा 1 की वैल्यू आ रही होगी, और इसी तरह से थीटा अप टू n की वैल्यूज़, इन तमाम थीटास की वैल्यूज़ आ रही होंगी। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक सिंगल वैल्यू नहीं आएगी बल्कि एक कॉलम वेक्टर आएगा जो इस थीटा के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसमें अगर आप ओके, इसमें अगर आप इस डेटा सेट को देखें, तो हम एक डेटा सेट ले रहे हैं जिसमें मैंने साइज़, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स, नंबर ऑफ़ फ्लोर्स, एज ऑफ होम, ये वो पैरामीटर्स रखे हैं। साथ x0 ऐड कर दिया है जिसमें सारी वैल्यूज़ 1 कर दी हैं, ये आपको पता है। तो अब मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैट्रिक्स कह सकता हूँ। ये एक मैट्रिक्स है जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ जी, x। और ये जो पोर्शन है, जो आउटपुट कॉलम है, इसे मैं वेक्टर कह रहा हूँ, ये एक वेक्टर है, और इसे मैं क्या नाम दे रहा हूँ, y। और जो पिछली स्लाइड पर हमने बात की कि अगर आप उन मल्टीपल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपके पास ये आएगा, जिसमें x क्या है, यानी ये x ये वाली मैट्रिक्स है जी, ये वाली मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज इनटू x, फिर उसका इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ट्रांसपोज ऑफ दिस x मल्टीप्लाइड बाई दिस y वेक्टर। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे, जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास एक n+1 डायमेंशनल कॉलम वेक्टर आएगा जो बेसिकली थीटा की वैल्यूज़ होंगी। और अब आप देखेंगे ये थीटा की वैल्यूज़ वो होंगी कि जो आप अगर ग्रेडियंट डिसेंट चलाते तो आइट्रेटिवली चलने के बाद जब वो कन्वर्ज होता तो जो वैल्यूज़ वो थीटास की देता आपको ग्रेडियंट डिसेंट, ये वो वैल्यूज़ होंगी जो डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से आपको मिल जाएंगी। यानी इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए कि इस मैट्रिक्स के डायमेंशन हैं जी 4 रोज़ हैं, 2 4 एक्स मैट्रिक्स के 4 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो बेसिकली इसकी ये 4 इंटू 5 की मैट्रिक्स है। इसी तरह से जो y है आपके पास, इसके अंदर 4 रोज़ हैं, ये 4 इंटू 1 का एक मैट्रिक्स है या वेक्टर है ये। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको देखूं तो जब मैं x ट्रांसपोज की बात करूंगा तो x ट्रांसपोज यानी 4 इंटू 5, अगर x जो है 4 इंटू 5 की मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज लेने से ये बन जाएगी 5 इंटू 4। तो 5 इंटू 4 और x जो है वो मेरे पास पता है कि 4 इंटू 5 की एक मैट्रिक्स है। तो मैं जब इन दोनों को ज़रब दूंगा तो हमें पता है कि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होनी चाहिए। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा या एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो होगी 5 इंटू 5 की, क्योंकि पहली मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज़ हैं वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में उतनी रोज़ होंगी और दूसरी मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर उतने कॉलम होंगे। फिर उसके बाद जब मैं इसका इन्वर्स लूँगा इस मैट्रिक्स का, तो आपको पता है 5 इंटू 5 मैट्रिक्स का इन्वर्स भी 5 इंटू 5 की ही एक मैट्रिक्स होगी। उसके बाद जब मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा, अब ये मेरे पास एक 5 इंटू 5 की मैट्रिक्स है और मेरे पास दूसरी मैट्रिक्स इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक्स ट्रांसपोज है। और एक्स ट्रांसपोज अगर एक्स 4 इंटू 5 की मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी 5 इंटू 4 की। हम देख सकते हैं ये दोनों कंपैटिबल हैं, इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास होगा 5 इंटू 4, एक 5 इंटू 4 की मैट्रिक्स आएगी। और फाइनली फिर जब मैं उसको इधर y से मल्टीप्लाई करूँगा तो y आप जानते हैं कि 4 इंटू 1 की एक मैट्रिक्स समझ लें या ये कॉलम वेक्टर है।
तो आप देख सकते हैं ये बी कंपैटिबल हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तो इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो होगा 5 इंटू 1 की का एक कॉलम वेक्टर, ठीक है जी। और 5 इंटू 1 का जो कॉलम वेक्टर है वो बेसिकली ये थीटाज होंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 5 इंटू 1 यानी हमारे पास थीटाज कितने हैं, थीटाज भी 5 हैं। थीटा 0 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, थीटा 1 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, थीटा 2 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, थीटा 3 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और थीटा 4 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो टोटल 5 थीटाज हैं। लिहाजा हमारे पास ये वाली मैट्रिक, ये वाला जो थीटा, ये जो कह लेंगे कॉलम वेक्टर है, ये थीटाज का वेक्टर होगा। अब सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर आप बाकी है जो मैं चाहूँगा कि मैंने जो लिंक शेयर किया है वहाँ से देखें, हैंड आउट जो शेयर करूँगा वहाँ से देख लीजिएगा कि कैसे ये डेराइव हुआ है। मैंने आइडिया या इंट्यूशन डिस्कस कर दी है पिछली स्लाइड पे कि वो मल्टीपल इक्वेशंस आपके पास बन जाएंगी और आप उन इक्वेशंस को फॉर थीटाज जब सॉल्व करेंगे, थीटाज की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो बेसिकली ये वही वैल्यूज़ आपको मिलेंगी जो ग्रेडियंट डिसेंट के पूरा एक आइटरेटिव प्रोसेस के बाद आपको मिलती हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनके डेरिवेटिव्स लेके उनको इक्वल्स टू ज़ीरो सेट करके सॉल्व किया है। तो बहरहाल ये आप समझ लें कि एक शॉर्टकट है, एक डायरेक्ट मेथड है जिसके ज़रिए से आप रिग्रेशन कर सकते हैं या आप मॉडल फिटिंग कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ग्रेडियंट डिसेंट को या एक आइटरेटिव प्रोसेस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। ओके, here you can see the difference between gradient descent and normal equation. m ट्रेनिंग सैम्पल्स हैं, सपोज आपके पास डेटा सेट में, और n फीचर्स हैं, यानी m रोज हैं, n कॉलम्स हैं सपोज। तो ग्रेडियंट डिसेंट में एक सबसे पहला मसला आता है, आपको अल्फ़ा ट्यून करना पड़ता है। आपको अल्फ़ा बड़ा केयरफुली चूज़ करना पड़ता है। अगर आपने अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा रख दी तो वो ओवरशूट कर सकता है, वो डाइवर्ज कर सकता है। अगर आपने अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम रख दी तो उसे कन्वर्ज करने में देर लगेगी, वो बहुत स्लोली कन्वर्ज करेगा, टाइम ज़्यादा लेगा, और फिर बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस परफॉर्म करनी पड़ती हैं। ये आइट्रेटिव प्रोसेस है, आइट्रेशंस के बाद जाके ये कन्वर्ज होता है। नॉर्मल इक्वेशन में एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अल्फ़ा चूज़ नहीं करना पड़ता। आपको देख सकते हैं कि कोई अल्फ़ा नहीं, कोई लर्निंग रेट नहीं सेट करना पड़ेगा, तो वो वाला जो एक प्रोसेस है वो नहीं करना पड़ेगा आपको। दूसरा, इसमें आइट्रेशंस नहीं है, सिंपल मैट्रिसेस हैं, ज़रब दी जवाब आ जाएगा आपके पास। लेकिन वर्क्स वेल इवन व्हेन n इज़ वेरी लार्ज। जब n यानी नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा भी होंगे तब भी ये अच्छा वर्क वेल यानी ये अच्छा काम करेगा ग्रेडियंट डिसेंट। जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि ये जो ऑपरेशन है इन्वर्स कंप्यूट करना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपने जब आपके पास ये मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ फीचर्स जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये मैट्रिक्स का साइज़ भी जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब ये मैट्रिक्स का साइज़ बहुत ज़्यादा होगा तो जितनी बड़ी मैट्रिक्स होगी, ये इन्वर्स एक कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा कह लें कॉस्टली फंक्शन है या ऑपरेशन है। तो इन्वर्स कंप्यूट करने पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। यानी फॉर एग्जांपल 1000 ज़रब 1000 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स है, तो आपने उसका इन्वर्स कंप्यूट करना है तो इस पर अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि इन्वर्स कंप्यूट करना पड़ेगा आपको। और इसमें एक और भी मसला आता है कि कुछ मैट्रिसेस का इन्वर्स कंप्यूट नहीं हो सकता या कुछ और चीज़ें। अलबत्ता कुछ फास्ट मेथड्स भी हैं जो कि आपको मैटलैब में भी मिल जाते हैं जिनके ज़रिए आप इन्वर्स कंप्यूट कर सकते हैं। तो एनीवेज उन डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आप ये समझ लें कि इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि आपको इन्वर्स कंप्यूट करना पड़ता है, और जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी n की उतना ज़्यादा ये प्रोसेस स्लो होता चला जाएगा। तो ये इसकी एक वीक साइड है।